चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानकारी लेंगे GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न किनको फाइल करनी है और जिनको भी GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न फाइल करनी है वो इन रिटर्न्स में क्या डिटेल देंगे, क्या जानकारी देंगे। GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न मंथली फाइल की जाएंगी या क्वार्टरली फाइल की जाएगी। GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न्स को फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या हैं और इन रिटर्न्स को यदि हम ड्यू डेट्स के बाद फाइल करते हैं तो हमें क्या इंटरेस्ट और क्या लेट फीस देनी होगी, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं GSTR 1 के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि GSTR 1 रिटर्न किनको फाइल करनी है। तो GST में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर्स हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, उनको GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी है। यानी GST में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स GST में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी है। अब जानते हैं कि GSTR 1 में हमको क्या जानकारी देनी है। तो दोस्तों GSTR 1 में हमको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है, यानी सेल की जानकारी देनी होती है। हमने जो भी सेल की है वो हमने किसी को भी सेल की हो, चाहे रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की हो, अनरजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की हो, कंज्यूमर को सेल की हो, वो सारी की सारी जानकारी हमको GSTR 1 रिटर्न में देनी होती है। और हमने कुछ भी सेल किया हो, चाहे हमने टैक्सेबल सप्लाई की हो, चाहे निल रेटेड, एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई की हो, उसकी जानकारी भी हमको GSTR 1 रिटर्न में देनी होती है। इसके अलावा एज ए सप्लायर हमने अपने बायर के लिए जो भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू किए हैं उसकी जानकारी भी दोस्तों हमको GSTR 1 रिटर्न में देनी होती है। अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि हमको ये तो पता चल गया कि हम अपने आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी GSTR 1 में देते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी ये जानकारी टेबल वाइज जाती है। कैसे, चलिए वो जान लेते हैं। जब आप GST पोर्टल पर अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर मुख्य रूप से आपको ये 11 टेबल मिलेंगी और आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी हमको यहाँ पर जिस टेबल से रिलेटेड है उस टेबल में जाकर देनी होती है। जब आप ऑनलाइन अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर जो भी टेबल हैं, जिन टेबल से रिलेटेड आपकी जानकारी है, उन टेबल में अंदर जाना होगा। यानी नीला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके आप अंदर जाएंगे और उस टेबल का जो भी फॉर्मेट है, उस टेबल के अंतर्गत जो आपको जानकारी देनी है, तो उसका जो भी फॉर्मेट है, जो भी कॉलम्स है, उनके अंतर्गत आपको जानकारी देनी होती है ना। अब यहाँ पर जो टेबल्स हैं उनमें से कोई टेबल ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड हमारा डेटा नहीं है तो हम उसमें अंदर नहीं जाएंगे, और जिनसे रिलेटेड हमारा डेटा है हम उनमें अंदर जाएंगे और अंदर जाकर उसका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार हम जानकारी दे देंगे। और ये जो टेबल्स हैं इनमें किन्हीं टेबल में हमको डिटेल में जानकारी देनी होती है और किसी टेबल का फॉर्मेट ऐसा है कि वहाँ पर हमको कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है। तो जो जैसा जिस भी टेबल का फॉर्मेट है उसी के अनुसार हमको जानकारी देनी होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन टेबल के बारे में ना। तो सबसे पहले यहाँ पर है B2B इनवॉइसेस वाली टेबल। तो आपने जो सेल की है वो रजिस्टर्ड पार्टियों को सेल की है, यानी आपके जो वायर हैं वो भी GST में रजिस्टर्ड है। तो ऐसी जो आपने सेल की है, सप्लाई दी है, वो आपको B2B इनवॉइसेस वाली इस टेबल के अंतर्गत आपको जानकारी देनी होगी, है ना। और जो इसका फॉर्मेट होगा उसके अनुसार आपको इसमें जानकारी देनी होगी। इसके बाद है 5 है B2C लार्ज इनवॉइसेस, है ना। इसके अंतर्गत हमको कौन सी जानकारी देनी होती है वो समझ लेते हैं। आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की उस पर जो इनवॉइस दिया है ना, तो अपनी स्टेट से बाहर के किसी अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर को आपने इनवॉइस दिया है और उस इनवॉइस की वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको इस टेबल के अंतर्गत यानी B2C लार्ज इनवॉइसेस के अंतर्गत आपको जानकारी देनी होगी। इसके अंदर जाना होगा और फिर उसका जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको इसमें जानकारी देनी होगी। इसके बाद है 6 है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। तो आउट ऑफ कंट्री आपने कोई भी सेल की है, सप्लाई दी है, तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंतर्गत आपको इनवॉइस अपलोड करने होते हैं और जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको इसको अपलोड करना होता है। इसके बाद है 7 B2C अदर, है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को जो आप सेल करते हैं अपनी स्टेट से बाहर के और इनवॉइस जो देते हैं उसकी वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, वो आपको B2C लार्ज इनवॉइसेस के अंतर्गत देनी होती है। और इसके अलावा जो भी आप B2C सेल करेंगे वो सब आपकी B2C सेल यानी कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को जो भी सेल करेंगे वो आपकी जाएगी B2C अदर टेबल में, और यहाँ पर आपको कंसोलिडेट जानकारी देनी होती है। जो इसका फॉर्मेट है उसके अनुसार आप इसमें जानकारी दे देंगे। इसके बाद है निल रेटेड सप्लाईज। इस टेबल के अंतर्गत हमने जो सप्लाई की है, निल रेटेड, एग्जेम्प्ट या नॉन GST सप्लाई की है, उसकी जानकारी हमको इस टेबल के अंतर्गत देनी होती है। फिर है 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। अब जो भी हमने B2B इनवॉइसेस दिए है ना, B2B सेल की, तो जो भी हमने B2B इनवॉइसेस दिए उन इनवॉइसेस से रिलेटेड हम कोई भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू करते हैं वो हमको यहाँ पर 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाली टेबल में जानकारी देनी होती है, जो भी इसका फॉर्मेट है उसके अनुसार, ठीक है। इसके बाद है 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड।
तो जो हमने यहाँ पर B2C लार्ज इनवॉइसेस दिया था, है ना, इसके रिलेटेड हम जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट इशू करते हैं वो हमको इस टेबल के अंतर्गत 9B क्रेडिट डेबिट अनरजिस्टर्ड के अंतर्गत हम उसकी जानकारी देते हैं, ठीक है ना। और ये जो B2C अदर है ना, B2C स्मॉल, है ना, तो इसके अंतर्गत जो भी जानकारी जाती है और इनको हम जो भी क्रेडिट डेबिट नोट इशू करते हैं वो इसी में सेट ऑफ हो जाते हैं, नेट ऑफ करके आपको यहाँ पर जानकारी देनी होती है, उसी में से माइनस और प्लस कर लेना होता है, ठीक है ना। इसके लिए अलग से कोई टेबल नहीं है क्रेडिट डेबिट नोट के लिए। फिर है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीप्ट, इससे रिलेटेड कोई डेटा है तो इसके अंदर जाएंगे और हम इससे रिलेटेड जानकारी इसमें देंगे। इसके बाद है एडजस्ट ऑफ एडवांस, इससे रिलेटेड हमारी कोई जानकारी तो हम इसके अंदर जाएंगे और इससे रिलेटेड जानकारी देंगे। फिर है HSN वाइज समरी, तो HSN वाइज समरी भी हमारे लिए देना मैंडेटरी हो गया है ना। तो आप इसके लिए समझ लेते थोड़ा सा कि जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था, वो 4 डिजिट HSN समरी देंगे B2B सप्लाई पर, और B2C सप्लाई जो उन्होंने की है उस पर वो चाहे तो HSN वाइज समरी दें और चाहे तो ना दें, है ना। तो इस तरह से आपको इसमें जानकारी देनी है। और जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था उनको 6 डिजिट HSN वाइज समरी की जानकारी देनी है इस 12 नंबर टेबल में। और चाहे वो B2B सेल करें चाहे B2C सेल करें, सभी पूरी सेल पर, पूरी सप्लाई पर उनको HSN वाइज समरी देनी है 12 नंबर की टेबल में, है ना। इसके बाद है 13 नंबर की टेबल डॉक्यूमेंट इशूड, यानी आप जिस भी पीरियड की अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इशू किए उसकी जानकारी आपको इसमें देनी होती है। तो ऑनलाइन जब आप फाइल करने जाते हैं तो आपका रिलेटेड जिस टेबल से रिलेटेड आपका डेटा है उसमें अंदर जाते हैं और उसके फॉर्मेट के अनुसार हम जानकारी दे देते हैं। लेकिन यही कार्य जब हम किसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर यदि बात करें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की, है ना, देखिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम चलते हैं DOG प्रेस करके GSTR 1 में आ जाते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 मई से लेकर और 31 मई का पीरियड कर लिया। अब दोस्तों यदि आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं या आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारी एंट्रीज के आधार पर अपने आप GSTR 1 रिटर्न तैयार होता है, यानी हमारी जो भी एंट्री GSTR 1 से रिलेटेड होती है, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होती है, वो अपने आप यहाँ पर आ जाती है ना। और यहाँ पर भी क्या होता है, हमारी जो GSTR 1 तैयार होती है वो टेबल वाइज तैयार होती है, यानी जिस टेबल से रिलेटेड हमारी जो भी एंट्री होती है वो उस टेबल में यहाँ पर आ जाती है, सारा फिगर आ जाता है। और हम क्या करते हैं, यहीं से एक JSON फाइल जनरेट करते हैं और इस JSON फाइल को हम क्या करते हैं, जब अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो JSON फाइल को अपलोड कर देते हैं GST पोर्टल पर। तो सारा का सारा डेटा यहाँ पर टेबल वाइज है और इसी तरह से टेबल वाइज मैंने आपको टेबल दिखाई थी GSTR 1 में, तो टेबल वाइज हमारा डाटा उसी टेबल में पहुंच जाता है जिस टेबल से रिलेटेड होता है और जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में पहुंच जाता है। ऐसी सेटिंग यहाँ पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ने कर रखी है और इसके बाद हम बहुत आसानी से अपने सारे डेटा को GST पोर्टल पर ले जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरलता के साथ, आसानी से, कम समय में हम अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल कर लेते हैं ना। अब हम फिर आ जाते हैं उसी जगह पर अपनी। तो दोस्तों हमने ये जान लिया कि GSTR 1 में हमें क्या जानकारी देनी होती है और किस तरह से टेबल वाइज देनी होती है, ये भी हमने जान लिया। अब जानते हैं कि GSTR 1 रिटर्न मंथली फाइल की जाएगी या क्वार्टरली। तो दोस्तों GSTR 1 रिटर्न मंथली भी फाइल की जाती है और क्वार्टरली भी फाइल की जाती है। मंथली कौन फाइल करेंगे, क्वार्टरली कौन फाइल करेंगे, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों GST में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, उनके लिए मैंडेटरी है कि वे अपनी GSTR 1 रिटर्न मंथली ही फाइल करेंगे, यानी मंथली बेसिस पर ही उनको अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिनका टर्नओवर, यानी GST में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था, उनके लिए दो ऑप्शन है। वे चाहे तो अपनी GSTR 1 रिटर्न को मंथली फाइल करें और चाहे तो अपनी GSTR 1 रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। यदि वे क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो वे GST पोर्टल पर जाकर QRMP स्कीम को ऑप्ट कर लेंगे और अपनी GSTR 3 रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे। और यदि वे GST पोर्टल पर जाकर QRMP स्कीम को ऑप्ट नहीं करते हैं तो वो GSTR 1 रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके लिए मैंडेटरी है कि अपनी GSTR 1 रिटर्न मंथली बेसिस पर ही फाइल करेंगे। जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था वे GSTR 1 मंथली फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो GSTR 1 रिटर्न है उसको फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या है। तो दोस्तों GSTR 3 फाइल करने की जो ड्यू डेट्स है वो जान लेते हैं। तो जो भी GST में रेगुलर रजिस्टर्ड है अपनी GSTR 1 मंथली फाइल करेंगे, वे जिस भी मंथ की अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहती है। और जो अपनी GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 13 तारीख इनके लिए ड्यू डेट रहेगी।
तो आपको समझ में आ गया होगा GSTR1 रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जिस मंथ की वो अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं टैक्स पेयर, उसके अगले मंथ की 11 तारीख रहती है। और चाहे 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाले, चाहे 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे तो उनकी ड्यू डेट्स नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख ही रहेगी। और जो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे वो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 13 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। अब जानते हैं कि GSTR1 रिटर्न को यदि हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो हम पर क्या लेट फीस, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों GSTR1 रिटर्न यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो अभी तक कोई भी लेट फीस इस पर चार्ज नहीं की गई है, ना अभी तक की गई है, ना आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में भी GSTR1 पर लेट फीस चार्ज नहीं की जा रही ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर भी। लेकिन जीएसटी के लॉ में इस पर लेट फीस है एप्लीकेबल और ये कभी भी चार्ज की जा सकती है। बीच बीच में कई बार ऐसा आता है कि अब GSTR1 की ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। कई बार इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी GSTR1 रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर लेट फीस चार्ज नहीं की गई है। लेकिन लॉ में है तो इस हिसाब से क्या है कि जब आप अपनी GSTR1 रिटर्न निल लायबिलिटी के साथ फाइल करेंगे, यानी आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं की है, ऐसी यदि अपनी GSTR1 रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जाएंगे तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जा सकती है आगे। और लायबिलिटी के साथ अपनी GSTR1 रिटर्न आप फाइल करने जाएंगे तो आप पर 50 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जा सकती है कभी भी, है ना। तो आप समय पर अपनी जो ड्यू डेट्स हैं उन ड्यू डेट्स पर ही अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करें, चाहे मंथली फाइलर हो चाहे क्वार्टरली फाइलर हो। अब दोस्तों मैं समझता हूं कि GSTR1 के रिटर्न के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब बात करते हैं दोस्तों GSTR3B के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि GSTR3B रिटर्न किनको फाइल करनी है। तो GST में ऐसे रेगुलर टैक्स पेयर, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, GSTR3B फाइल करना उनकी लायबिलिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की लायबिलिटी है GSTR3B रिटर्न को फाइल करने की। अब जानते हैं कि GSTR3B रिटर्न में हमें क्या जानकारी देनी होती है। दोस्तों GSTR3B रिटर्न में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है और उस आउटवर्ड सप्लाईज करने पर, सेल करने पर हमने जो भी ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया है उसकी जानकारी हमको GSTR3B रिटर्न में देनी होती है। इसके अलावा कोई हमने इनवर्ट सप्लाईज ली है, जैसे इनवर्ट सप्लाईज ली है जो कि RCM के तहत कवर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आती है ना, तो उस पर भी जो भी लायबिलिटी बनेगी वो भी हमको GSTR3B में बतानी होती है। जैसे कि GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस एजेंसी से हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है, वो जो हमको बिल्टी देता है उसका जो अमाउंट होता है उस पर रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होता है RCM के तहत, है ना। तो वो लायबिलिटी भी आपको GSTR3B में दिखानी होती है। इसके अलावा होता ये है दोस्तों कि GSTR3B में ही हम ITC भी क्लेम करते हैं, यानी हम ट्रेडर से, मान के चलते हम ट्रेडर्स हैं और हम जिन प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं वो जब हम परचेज करते हैं, है ना, तो जो हम परचेज करते हैं, नॉर्मल जो परचेज करते हैं उस परचेज पर हम जो भी टैक्स पे करके आए हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है और वो भी हम GSTR3B में ही क्लेम करते हैं, यानी उसकी जानकारी भी हम GSTR3B में देते हैं। इसके अलावा हमने कोई फिक्स असेट्स, कैपिटल गुड्स परचेज किया है और उस पर भी जो हम टैक्स पे करके आए हैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम GSTR3B में ही क्लेम करते हैं। और हमारे सप्लायर ने हमारे लिए कोई भी डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी हम GSTR3B में ही क्लेम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि GSTR3B में हम अपनी लायबिलिटी भी घोषित करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम इसी में क्लेम करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि GSTR3B में ही हमारा सेटअप भी हो जाता है, जो लायबिलिटी है और ITC ये आपस में सेटअप होती है, एडजस्ट होती है, और एडजस्ट होने के बाद हमारी कोई लायबिलिटी बचती है तो हम क्या करते हैं, चालान जनरेट करते हैं GST पोर्टल पर और फिर हम उसको पे करते हैं। और जिस पीरियड की हम अपनी GSTR3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमारी लायबिलिटी कम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है, तो उस पीरियड में क्या है कि सारी लायबिलिटी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप हो जाती है, तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। और जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती है वो GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारी शो होती रहती है। और आगे की पीरियड की जब हम GSTR3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं और वहाँ पर हमारी कोई लायबिलिटी बनती है तो इससे हम सेटअप कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारी ITC शो रही है, जो अमाउंट शो रहा है उससे हम उसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये GSTR3B फाइल कर जो GSTR3B से रिलेटेड जानकारी है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि GSTR3B में हमने बता तो दिया आपको कि आपको आउटवर्ड सप्लाईज पर जो आपने टैक्स कलेक्ट किया उसकी जानकारी देनी होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है उसकी जानकारी देनी होती है, RCM के तहत लायबिलिटी बनती है उसकी जानकारी देनी होती है, और इसके अलावा RCM के तहत जो हमारी लायबिलिटी बनती है उसकी भी ITC हम GSTR3B में ही क्लेम करते हैं ना। तो ये तो हमने बता दी। अब जानते हैं कि टेबल वाइज कैसे ये जानकारी जाती है। तो इसके लिए जब हम GST पोर्टल पर जाते हैं दोस्तों तो GST पोर्टल पर हमको इस तरह से 5 टेबल मिलती है।
इन टेबल के अंतर्गत हमें जानकारी देनी होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं टेबल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर टेबल है 3.1, जिस पर लिखा हुआ है टैक्स ऑन आउटवर्ड, है ना, टैक्स ऑन आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड सप्लाईज पर जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया उसकी जानकारी देनी होती है। एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, तो आरसीएम के तहत आपने कोई भी इनवर्ड सप्लाईज ली है उसकी लायबिलिटी भी आपको इस टेबल के अंतर्गत दिखानी होती है दोस्तों। और यहाँ पर हमको सिर्फ कंसोलिडेटेड जानकारी देनी होती है, डिटेल में जानकारी नहीं देनी होती है ना। तो जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है उसका केवल फिगर देना होता है, टैक्सेबल वैल्यू टोटल, है ना। और टोटल आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या सेस के कॉलम में हेड में जो भी हमारी लायबिलिटी बनी वो कंसोलिडेटेड जानकारी दे देते हैं, हमको डिटेल में नहीं देनी होती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि डिटेल में हम अपनी जीएसटीआर 1 में सारी जानकारी दे चुके होते हैं आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, है ना। तो एक फिगर डालने होते हैं सिर्फ हमको इस जगह पर, ठीक है। और हमको यदि इससे जानकारी, इससे रिलेटेड, जिस टेबल से रिलेटेड जानकारी हमको देनी है उसके अंदर जाते हैं, जो नीला बॉक्स है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे और अंदर जाके वहाँ पर इस टेबल से रिलेटेड कुछ उप टेबल्स होती हैं, उनके अंतर्गत हम जानकारी दे देते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज मैंने कितनी की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू टोटल फिगर दे देते हैं, कितना उस पर हमने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स कलेक्ट किया है एक फिगर दे देते हैं, है ना। और सारी जानकारी इसके अंदर जाकर हम दे देते हैं, यानी हमारी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो टेबल है 3.1 और इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसकी भी यही टेबल है ना। तो इसमें हम अपनी लायबिलिटी घोषित करते हैं इस टेबल के अंदर जाकर। इसके बाद होती है 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई, है ना। तो हमने अपनी, अब जो मैंने सेल की है पूरी टोटल सेल की जानकारी यहाँ पर दे देंगे और उस पर जो लायबिलिटी बनी है उसकी जानकारी हम यहाँ पर दे देंगे। अब इसी में से मैंने इंटर स्टेट सप्लाई की है, यानी अपनी स्टेट से बाहर के किसी अनरजिस्टर्ड को, कंज्यूमर को मैंने जो सेल की है वो मुझे अलग से यहाँ पर दिखानी होती है ना, तो वो मैं इस टेबल में जाकर दिखा देता हूँ अंदर। ये हमारी एलिजिबल आईटीसी की टेबल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम अंदर जाएंगे और यहाँ पर जितनी आईटीसी हमको क्लेम करनी है उसका सिर्फ फिगर डालना होता है, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं देनी होती हमको, सिर्फ हमको ये बताना होता है कि आईजीएसटी के हेड में हमें कितना क्लेम करना है, आईजीएसटी के हेड में वो अमाउंट डाल देंगे, है ना। सीजीएसटी के हेड में कितना आईटीसी क्लेम करना है, एसजीएसटी के हेड में कितनी आईटीसी क्लेम करना है, और सेस के हेड में भी यदि हमारी कोई आईटीसी है तो हम सेस के कॉलम में डाल देंगे। एक टोटल एक केवल हमको फिगर देना होता है, यानी हम सेल्फ असेस्ड बेस पर आईटीसी क्लेम करते हैं, जितना चाहे उतनी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हमको एलिजिबल आईटीसी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिस आईटीसी को लेने के लिए हम एलिजिबल हैं वही आईटीसी हमको यहाँ पर क्लेम करनी होती है ना। तो जो हमने परचेज की, परचेज करने पर जो हमारी आईटीसी बनी, है ना, तो जिस ऐड में बनेगी उस ऐड में हम उतनी उतनी डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें हम अपनी जो भी हमारी आईटीसी है वो हम यहाँ इस टेबल के अंदर क्लेम करते हैं। इसके अलावा रिवर्स भी हम इसी टेबल में करते हैं आईटीसी को। किसी वजह से हमने क्या किया था, हमने गलत आईटीसी क्लेम कर ली थी सिर्फ प्रीवियस पीरियड में, है ना, तो वो हम यहाँ पर वापस कर सकते हैं, इसी टेबल के अंतर्गत वापस करेंगे। इसके अलावा हमारे सप्लायर ने हमारे लिए जो क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसका जो टैक्स अमाउंट होता है वो भी हमारी क्या होता है, वो आईटीसी हमको रिवर्स करनी होती है, वापस करनी होती है, तो वो भी हम इसी टेबल के अंतर्गत जाकर करते हैं। इसके बाद टेबल है 5 नंबर, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। अब जो भी हमने सप्लाई की उसमें जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई की है, इनवर्ड सप्लाई है ना, यानी परचेज की बात हो रही है यहाँ पर। सेल की सारी जानकारी हमने 3.1 टेबल में दे दी और 3.2 टेबल में दे दी और 4 टेबल में हमने आईटीसी क्लेम कर ली। अब ये जो टेबल है ये इनवर्ड सप्लाईज की परचेज की है। अब हमने कौन सी परचेज की है, एग्जेम्प्ट परचेज की है, निल रेटेड परचेज की है या नॉन जीएसटी परचेज की है, उसकी जानकारी हमको इसमें देनी होती है। यानी हम ट्रेडर्स हैं तो हमने ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए हैं जैसे कि साल्ट है, नॉन ब्रांडेड राइस है, इस तरह के कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, जिन पर कोई टैक्स नहीं है, है ना, या निल रेटेड है, ऐसे प्रोडक्ट परचेज किए हैं जिन पर की कोई टैक्स नहीं है, निल रेटेड के अंतर्गत आते हैं, उसकी जानकारी भी इस टेबल में देंगे। और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, नॉन जीएसटी कुछ हमने प्रोडक्ट परचेज किए हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल इस तरह के हैं ना, नॉन जीएसटी सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाईज की जानकारी, परचेज की जानकारी देनी होती है कौन सी, इस टेबल के अंतर्गत 5 नंबर की टेबल के अंतर्गत, जो भी हमने एग्जेम्प्ट परचेज किया, निल रेटेड परचेज किया, नॉन जीएसटी परचेज किया। इसके बाद है 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो होता ये है दोस्तों कि इस पर जीएसटी या 3B रिटर्न जब हम लेट फाइल करते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट और लेट फीस भी देनी होती है। इसकी बात मैं अभी आगे करूंगा, लेकिन टेबल आई है तो टेबल के बारे में बता देते हैं कि ये 5.1 नंबर वाली टेबल है, इसमें इंटरेस्ट और लेट फीस हम देते हैं। इसमें होता ये है दोस्तों कि लेट फीस तो अपने आप कैलकुलेट हो जाती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रीवियस टैक्स पीरियड है ना, तो इससे पहले की पीरियड की अगर आपने ड्यू डेट के बाद जीएसटी या 3B रिटर्न फाइल की है ना, तो कितने दिन आप डिले हुए थे उसको फाइल करने के लिए, है ना, तो अपने आप यहाँ पर लेट फीस आ जाएगी प्रीवियस पीरियड की और वो आपको यहाँ पर फाइल जो आपको पे करनी होगी ना, तभी आप इस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। और इंटरेस्ट जो है वो हमें स्वयं से कैलकुलेट करना होता है और इसके अंदर जाकर हम उसको जो भी हमारा इंटरेस्ट बना है हेडवाइज हमको यहाँ पर वो डालना होता है और फिर हम उसको पे करते हैं ना। तो ये मुख्य रूप से टेबल है और इन टेबल के अंतर्गत हमको अपनी जीएसटी या 3B रिटर्न में जानकारी देनी होती है। और यहाँ पर जब हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी दे देते हैं, है ना, आउटवर्ड सप्लाईज पर जो हमारी लायबिलिटी बनी उसकी जानकारी दे दी, जो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना उसकी जानकारी दे देते हैं और फिर हम इसको फाइल करने जाते हैं तो जीएसटी पोर्टल अपने आप
हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट से लायबिलिटी को सेटअप कर देता है, और सेटअप करने के बाद यदि हमारी लायबिलिटी बचती है तो हम टैक्स पे कर देते हैं, चालान जनरेट करके, और नहीं बचती है तो हम इसको फाइल कर देते हैं, और जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में शो होने लगती है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको जीएसटी पोर्टल पर। अब दोस्तों बात करते हैं टेली में। अब टेली की यदि बात करें तो टेली में भी ये सुविधा है आपको। मैं यहाँ पर डीओजी से जाता हूँ, जीएसटीआर 3V में आ गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 मई से लेकर 31 मई का पीरियड कर लिया मैंने इस जगह पर। अब देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 3B भी अपने आप तैयार हो जाती है। जो मैंने एंट्रीज की, उन एंट्रीज के आधार पर जो भी हमारी एंट्री जीएसटीआर 3B से रिलेटेड थी वो यहाँ पर टेबल में आ जाती हैं, और यहाँ पर भी देखिए आपको वही सारी टेबल मिलेंगी। 3.1 टेबल है ना, 3.2 टेबल है, 4 टेबल एलिजिबल आईटीसी की, 5 टेबल है वैल्यू ऑफ एग्जाम निल रेटेड इनवर्ट सप्लाईज की, और इंटरेस्ट की 5.1 टेबल भी है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जिस टेबल से रिलेटेड डेटा होता है वो इसमें आ जाता है, और यहाँ से हम जेसन फाइल जनरेट करते हैं, इस डेटा को जीएसटी पोर्टल पर पहुंचा देते हैं। जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो जिस टेबल से रिलेटेड हमारा डेटा होता है वो उस टेबल में पहुंच जाता है ना। और यहाँ पर उप टेबल भी होती है, जैसे 3.1 के अंतर्गत ABCDE है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी डेटा तैयार हुआ है, और यहाँ से बड़ी आसानी से हमें अपने जो भी डेटा है उसको जीएसटी पोर्टल पर जिस टेबल से रिलेटेड है उसी टेबल में पहुंचा देते हैं, और जो उसका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में पहुंच भी जाता है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देते हैं बहुत आसानी के साथ। अब फिर से चलते हैं दोस्तों हम जीएसटीआर 3B पर। अब बात करते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली फाइल की जाएगी या क्वार्टरली फाइल की जाएगी। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि जीएसटी में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड हैं वे यदि अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली फाइल करेंगे तो जीएसटीआर 3B रिटर्न भी उनको मंथली ही फाइल करनी होगी, और जो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे उनको जीएसटीआर 3B रिटर्न भी क्वार्टरली ही फाइल करनी होगी। ये नहीं है कि जीएसटीआर 1 रिटर्न आप मंथली फाइल कर दें, जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल कर दें, है ना, ऐसा नहीं है। जीएसटीआर 1 रिटर्न जो मंथली फाइल करेंगे उनको जीएसटीआर 3B रिटर्न भी मंथली ही फाइल करनी होगी, जीएसटीआर 3B रिटर्न जो क्वार्टरली फाइल करेंगे उनको जीएसटीआर 3B रिटर्न भी क्वार्टरली ही फाइल करनी होगी। तो ये तो हो गया दोस्तों क्या कि मंथली फाइल की जाएगी या क्वार्टरली फाइल की जाएगी। अब जान लेते हैं इनकी ड्यू डेट्स, है ना। तो दोस्तों ड्यू डेट्स के बारे में बात करें तो इसको फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो 3 ड्यू डेट हैं, 20, 22 और 24। अब ये कैसे, चलिए वो जान लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां से चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। ये देखिए मैं जीएसटी पोर्टल पर आ गया हूं, और जीएसटी पोर्टल से ही आपको जानकारी देता हूं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने की 3 ड्यू डेट्स हैं, तो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, देखिए इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर है हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट, है ना, और यहाँ ड्यू डेट की बात की गई है। तो जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट की बात करें तो जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली फाइल करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ मंथली फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B, तो जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स पेयर्स, है ना, मंथली फाइल करेंगे, तो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वो किसी भी स्टेट में उनका प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस हो, ठीक है ना, यानी जीएसटीआर 3B रिटर्न जो मंथली फाइल करेंगे उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूनियन टेरिटरीज में हो, नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी जीएसटीआर 3B रिटर्न मंथली फाइल करेंगे उनके लिए जो ड्यू डेट है, तो वो जिस भी मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 20 तारीख उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। अब यहाँ पर 22 और 24 किन के लिए वो जान लेते हैं। ये है दोस्तों क्वार्टरली फाइलर के लिए। क्वार्टरली फाइलर में क्या है दोस्तों कि इनके लिए 2 ड्यू डेट है। जो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे उनके लिए 2 ड्यू डेट हैं, 22 और 24, यानी जिस क्वार्टर की वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके अगले महीने की 22 और 24 तारीख है। अब 22 तारीख किन के लिए, 24 तारीख किन के लिए, तो ये स्टेट वाइज है। अब समझ लेते हैं सबसे पहले 22 तारीख यानी जीएसटीआर 3B रिटर्न जो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 22 तारीख किन लोगों के लिए है, तो ये क्या है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट या यूनिट टेरिटरीज में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले किन के लिए, जो जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेंगे और जिनकी जो ड्यू डेट है क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 तारीख रहेगी, वो इन स्टेट या यूनिट टेरिटरीज में आने चाहिए, या इनमें जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। वो है स्टेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यानी इन स्टेट्स में जिनका भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उनके लिए
क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 तारीख ड्यू डेट रहेगी। और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पर है दमन एंड द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। इन यूनियन टेरिटरीज में भी जो भी जिनका भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है रेगुलर रजिस्टर्ड का, उनके लिए भी क्वार्टर खत्म होने के बाद 22 तारीख की ड्यू डेट रहेगी। अब जानते हैं कि जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे, उनके लिए 24 तारीख किन के लिए है, तो उसके लिए भी कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर दी गई है। चलिए उनको समझ लेते हैं। अब ये है स्टेट हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा, है ना। तो ये स्टेट हैं। इन स्टेट्स में जो भी रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद 24 तारीख उनकी रहेगी ड्यू डेट। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, है ना। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें भी जिन भी रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और वो अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो 24 तारीख आएगी वो उनके लिए ड्यू डेट रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यू डेट्स किन के लिए क्या रहेंगी, किन के लिए 22 तारीख है, किन के लिए 24 तारीख है और किन के लिए 20 तारीख है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो क्या लेट फीस और क्या इंटरेस्ट हमारे ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B रिटर्न पर इंटरेस्ट भी है और लेट फीस भी चार्ज की जाती है। लेट फीस के बारे में जानेंगे तो लेट फीस के बारे में भी मैं यहाँ पर जीएसटी पोर्टल की ही मदद लूंगा, है ना। उससे पहले आपको बताता हूँ दोस्तों कि जीएसटीआर 3B जो मंथली बेसिस पर फाइल करें चाहे क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करें, ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो जो जीएसटीआर 3B रिटर्न वो ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं वो निल है, यानी निल लाइबिलिटी है। उसमें कोई भी उन्होंने आउटपुट सप्लाईज नहीं की है, टैक्सेबल जो टैक्स का अमाउंट नहीं है उसमें कुछ भी उनकी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं मर रही, तो इसको बोलते हैं निल रिटर्न। तो यदि जीएसटीआर 3B निल रिटर्न के बाद फाइल करते हैं, समझिए आप कि जीएसटीआर 3B रिटर्न जो वो ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं वो निल है, तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से उन्हें लेट फीस देनी होगी। और जो जीएसटीआर 3B रिटर्न वो ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं उसमें उनकी टैक्स की लाइबिलिटी थी, यानी उन्होंने कोई भी आउटवर्ड सप्लाईज की थी टैक्सेबल, है ना, तो उस पर 50 रुपए पर डे के हिसाब से उनको लेट फीस देनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद यदि आप फाइल करेंगे तो आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी। निल रिटर्न है तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से, और निल अदर देन निल रिटर्न है तो आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी कैपिंग कर दी गई है, उसको भी समझ लेते हैं जिससे कि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए इस जगह पर आप देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द टैक्स पीरियड, ये जीएसटी पोर्टल से ही मैंने लिया है, फ्रॉम द टैक्स पीरियड ऑफ जून 2021, यानी जून 2021 पीरियड और उससे आगे के पीरियड के लिए क्या हो गया है कि अगर यहाँ पर लिखा हो रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल, है ना। तो जब आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न निल है आपकी और फिर आप उसको ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप पे 20 रुपए पर डे के हिसाब से 10 रुपए सीजीएसटी और 10 रुपए एसजीएसटी के हिसाब से आप पर लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कैपिंग कर दी गई इसकी 500 रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी। मान लीजिए आपने क्या किया, निल रिटर्न है आपकी और आप 3 महीने बाद उसको फाइल करने गए तो 3 महीने बाद देखेंगे तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से आप पे 1800 रुपए हो गए एक रिटर्न के, है। लेकिन यहाँ पर वो 500 रुपए से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 500 के बाद इसको कैपिंग कर दिया गया है। तो यदि आप निल रिटर्न फाइल करते हैं तो अधिकतम आपको 250 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 250 रुपए एसजीएसटी के हेड में देने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं देना होगा एक रिटर्न के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लाइबिलिटी के साथ अदर देन निल रिटर्न फाइल करते हैं तो मैंने आपको बताया था 50 रुपए पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस देनी होगी, इसकी भी कैपिंग कर दी गई है। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और आप अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न अदर देन निल फाइल करते हैं तो आप पर 50 रुपए रोज के हिसाब से आप पे लेट फीस लगेगी, लेकिन ये भी 2000 से ज़्यादा नहीं लगेगी। जब 2000 से ज़्यादा हो जाएगी तो बोलिए आपके लिए माफ़ होगी, कैपिंग कर दी गई है इसकी 2000 रुपए के लिए, है ना। तो टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, अदर देन निल रिटर्न आप फाइल करते हैं लेट, है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपए एक रिटर्न के लेट फीस के देने होंगे, 1000 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 1000 रुपए एसजीएसटी के हेड में। और यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए के बीच में है तो आपको 5000 रुपए से ज़्यादा किसी भी रिटर्न एक रिटर्न के लिए आपको लेट फीस नहीं देनी होगी, 2500 रुपए सीजीएसटी के और 2500 रुपए एसजीएसटी के। यदि कोई रिटर्न है, जैसे मान लीजिए जनवरी की रिटर्न है, जनवरी 2021 की रिटर्न है, आप 4 महीने बाद फाइल करने जाते हैं तो वो आपका अमाउंट, या 6 महीने बाद फाइल करने जाते हैं तो आपका अमाउंट
8,000 हो जाता है तो 8,000 नहीं लगेगा, 5,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा एक रिटर्न के लिए ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। 2,500 रुपये CGST और 2,500 रुपये SGST की हेडिंग लगेंगे। और 5 करोड़ से ज़्यादा यदि आपका टर्नओवर है तो आप पर 10,000 रुपये एक रिटर्न के अधिकतम लेट फीस ली जाएगी और उसमें 5,000 रुपये आपके CGST के हेड को हो जाएंगे और 5,000 रुपये हो जाएंगे आपके SGST के हेड में, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेट फीस किस तरह से चार्ज की जाएगी, कितना हमको देना है। और एक बात और होती है दोस्तों कि लेट फीस जो भी आप GSTR 3V रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जनवरी पीरियड की GSTR 3V रिटर्न है और आप 4 महीने बाद उसको फाइल करने जा रहे हैं, है ना। तो आपकी फाइल हो जाएगी, इसमें आप पर कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके बाद अगली जब आप GSTR 3V फाइल करने जाएंगे तो आप पर इस पीरियड की GSTR 3V जितनी आपने ड्यू की है ना, तो वो आप पर लेट फीस ली जाएगी, यानी प्रीवियस पीरियड की ली जाती है। जिस पीरियड की आप फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में नहीं लगेगी, उसके अगले पीरियड में जब आप जाएंगे तब आपसे प्रीवियस पीरियड की जो आपकी लेट फीस है वो आप पर चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि ये जो लेट फीस है ना, तो आप चाहे गुणा भाग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जानकारी के लिए बता दिया है। क्योंकि GSTR 3V रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे, है ना, और उससे प्रीवियस किसी भी पीरियड की आपने ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो अपने आप वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी GST पोर्टल पर। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, GST पोर्टल अपने आप कैलकुलेट करके देगा और आपको वो वहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो दोस्तों इस पे इंटरेस्ट भी लगता है। अब इंटरेस्ट किस स्थिति में लगता है कि जिस भी GSTR 3V रिटर्न को आप ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं और उसको फाइल करते समय आपने चालान जनरेट करना पड़ा है आपको अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको आप जितनी अमाउंट की लाइबिलिटी बनी है आपकी, है ना, तो उसी पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। समझ लीजिए बात को अच्छी तरीके से। हर बार GSTR 3V रिटर्न को लेट फाइल करने पर, ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप जनवरी पीरियड की अपनी GSTR 3V रिटर्न फाइल करने गए, आप मंथली फाइलर हैं, तो आपको 20 फरवरी को फाइल करनी थी, आपने 28 फरवरी को फाइल की। लेकिन जो GSTR 3V जनवरी पीरियड की थी उसमें आपकी कोई भी लाइबिलिटी ऐसी नहीं बनी थी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यानी चालान जनरेट करके पे नहीं करनी थी। तो आपको जो 8 दिन आप लेट हुए उसकी लेट फीस तो लग जाएगी लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन यही GSTR 3V रिटर्न आप जनवरी पीरियड की फाइल करने जाते हैं और 8 दिन लेट हो जाते हैं और इसमें आपको 1 लाख रुपए का आपको चालान भी जनरेट करना पड़ा, तो इस 1 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट देना होगा 8 दिन का। और ये इंटरेस्ट कैसे देना होगा? 18% पर एनम के हिसाब से आपको स्वयं कैलकुलेट करना होगा। और कैलकुलेट करने के बाद GST पोर्टल पर जो 5.1 नंबर की टेबल थी इसमें आपको डालना होगा। ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर 5.1 नंबर की टेबल है ना। इसमें आपको इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट अंदर जाएंगे, इंटरेस्ट का कॉलम होगा, जिस हेड में भी आपकी लाइबिलिटी बनी है, यानी 1 लाख रुपए का जो हमने जनवरी पीरियड की अपनी GSTR 3V रिटर्न फाइल करने गए वहाँ पर 1 लाख रुपए का हमको चालान जनरेट करना पड़ा। 8 दिन हम लेट हो रहे हैं तो उन 8 दिन का हमको यहाँ पर इंटरेस्ट स्वयं से कैलकुलेट करके और जिस हेड में हमारा बन रहा है उस हेड में हमको यहाँ पर डालना होगा और उसको पे भी करना होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि GSTR 1 से रिलेटेड और GSTR 3V से रिलेटेड जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। यानी GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न किनको फाइल करनी है, GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न में हमें क्या जानकारी देनी होती है, GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाएंगी, GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, और GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न को फाइल यदि हम ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो हम पे क्या इंटरेस्ट और क्या लेट फीस चार्ज की जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।